इकोड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 11 तक करने वाले हैं, जो कि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 हो जाता है। पार्ट 1 जो कि आपका यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बातें करता है, और पार्ट 2 जो कि आपका सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, नागरिकता के बारे में बात करता है। इन दोनों पार्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका एक एक आर्टिकल काफी सटीकता से हम देखने वाले हैं, काफी विस्तार पूर्वक हम देखने वाले हैं। इस क्लास के बाद आपको इन दोनों पार्ट्स में कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी। तो इसी श्रृंखला में हमारे पास पहला पार्ट है, जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में कहता है। इसका हेडिंग आपका यूनियन एंड टेरिटरी है। इसका पहला आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 की देखो, अगर आप डेफिनेशन देखो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर देखो, अगर आप संविधान को देखो, संविधान आप दो रूप में देख सकते हो। एक तो वो जो कि कॉपी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी कि भैया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर कर्सिव हैंडराइटिंग में पूरा संविधान लिखा हुआ है, जो कि मुश्किल ही आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप बेयर एक्ट के रूप में सर्च करो ना, मैं आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा बेयर एक्ट को। अगर आप बेयर एक्ट के रूप में सर्च करो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आपको 2026 का अपडेटेड, अभी क्या चल रहा है, अभी मई चल रहा है, तो हाँ मई का आ गया होगा, तो अपडेटेड मई का आपको संविधान मिल जाए कि अब तक क्या अपडेट हुए हैं उसमें। जिसमें अगर आप पहला आर्टिकल देखो तो पहले आर्टिकल की डेफिनेशन लिखी हुई है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये इसकी हेडिंग है आर्टिकल 1 की, कि इंडिया जो कि भारत है वो संघ है राज्यों का, यूनियन है स्टेट्स का। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी अपनी लक्ष्मीकांत बुक को ओपन करके बैठे हुए होंगे, जहां पर आर्टिकल 1 के बारे में लिखी हुई होंगी चीजें। तो आप उस पेज को खोलकर बैठिए, जहां पर जो चीजें हम लिखते जाएंगे देखते जाएंगे उनको आप ऐड कर सकते हो साथ साथ में। ठीक है, तो मुख्य रूप से क्या बोला गया यहाँ पर। अच्छा देखो, केवल ये नहीं है, इसमें देखो क्लोजेस भी आपके दिए गए हैं। जैसे अगर मैं आपको एक लाइन में पढ़कर बताऊं तो कुछ ऐसा है कि इंडिया दैट इज भारत shall be union of state which comprise of union territories, states and such other territories which will be acquired by parliament। कि भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be union of state, कि भारत जो है राज्यों का संघ है, जिसमें आपके यूनियन टेरिटरी आते हैं, आपके प्रांत आते हैं, और ऐसा क्षेत्र आता है जो कि भविष्य में भारत सरकार या फिर पार्लियामेंट एक्वायर करती है किसी माध्यम से, वोर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, है ना, एक्वायर करते हो, सारा एरिया आपका भारत में गिना जाएगा। ये आपका आर्टिकल 1 कहता है। अगर आप बेयर को देखो तो एज इट इज यही लैंग्वेज आपकी वहां पर लिखी हुई है। तो इसमें हमारे टेरिटोरियल कंपोजिशन क्या है, क्षेत्रीय रूप से भारत कितना बड़ा है, क्या क्या चीजें इसमें आ जाती है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। जैसे हम देख रहे हैं, इसके क्लोजेस हमें दिए गए हैं। तो तीन इसमें आती है चीजें। पहला क्या आता है, पहला तो ये आता है कि इंडिया दैट इज भारत shall be यूनियन ऑफ स्टेट। पहले तो बात ये हो गई। जिसमें क्या क्या चीजें आएंगी, जिसमें आएंगे स्टेट और टेरिटरी, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में लिस्टेड है। मैं आपको बता दूं, हमारे पास अभी 12 शेड्यूल है, पहले 8 शेड्यूल हुआ करते थे। तो पहला और फोर्थ शेड्यूल जो है ना, फर्स्ट फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल आपका ये सीमाओं से संबंधित है। कैसे? ये आपका फर्स्ट शेड्यूल तो आपका यही बताता है कि भैया राज्य कौन कौन से हैं, यूनियन टेरिटरी कौन कौन से, उसका वर्णन करता है, उसकी लिस्ट दी गई है। आर्ट ये आपका शेड्यूल फोर्थ राज्यसभा के बारे में कहता है कि राज्यसभा में जो मेंबर होंगे उनकी सीट कैसे एलोकेट होगी राज्यों में। तो वो भी आपका फर्स्ट शेड्यूल से निकल कर आता है कि हाँ भैया ये टेरिटरी यहाँ यहाँ से लोग चुनकर आएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल 1(3) क्या कहता है, टेरिटरीज, क्षेत्र कौन कौन सा होगा, स्टेट होगा, यूनियन टेरिटरीज होगा, और एक्वायर्ड टेरिटरीज। हम जानते हैं हमारे पास स्टेट तो है, जैसे आपका सभी 28 स्टेट के लगभग हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सब स्टेट्स हैं आपके। यूनियन टेरिटरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ये हो गया, जो कि 7 8 9 है हमारे पास। एक्वायर टेरिटरी वो टेरिटरी जो कि आगे जाकर भविष्य में भारत एक्वायर कर सकता है। अब देखो कितनी दूरदर्शी को लेकर ये संविधान बनाया गया था हमारा। हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि भैया कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि हमको क्षेत्र कब्जाना पड़ेगा, फिर कब्जाया जा सकता है, तो उसका भी प्रोविजन यहाँ पर किया गया है। राइट। अब देखो इस आर्टिकल की विशेषताएं क्या क्या आ जाती है हमारे पास। तो पहली तो बात यह है कि भारत के दो नाम यहाँ पर सुझाए गए हैं। कौन कौन सा? इंडिया और भारत। अगर आप बात करो कि भैया हिंदुस्तान है, आर्यव्रत है ना, जम्मू द्वीप है, ये सारी बातें जो है ना, ये सारी बातें अब केवल अनऑफिशियल नेम्स है। अगर ऑफिशियली अगर हम देखें तो ऑफिशियली भारत के केवल दो ही नाम है। कौन कौन से? इंडिया और भारत। आजकल आप देखते हो बीजेपी काफी हद तक भारत को इस्तेमाल करती है, इंडिया को इस्तेमाल नहीं करती। दूसरा दूसरा शब्द है यूनियन, कि हमने भैया यूनियन शब्द इस्तेमाल किया, ना कि फेडरेशन। आप जानते हो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि फेडरेशन जो संघ है ना, संघ शब्द होता है, संघ का मतलब ये होता है कि राज्य और केंद्र में बराबर शक्ति को वितरण होना, ऐसी बातें। तो संघ का मतलब इंग्लिश में संघ को हम फेडरेशन कहते हैं, जहां पर राज्य और केंद्र दोनों के पास बराबर की शक्तियां होती हैं। लेकिन हमने ये शब्द इस्तेमाल ना करके यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया है। तो अब ये क्यों किया हमने?
तो ये शब्द हमने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि देखो भारत जो है ना, भारत और अमेरिका, इन दोनों में कुछ मुख्य अंतर है। मुख्य अंतर क्या है? देखो, अमेरिका जो है ना एग्रीमेंट से बना है। एग्रीमेंट मतलब कि वहां पर आज के समय हम देखते हैं 50 के लगभग राज्य हैं, तो 50 के लगभग राज्य एग्रीमेंट करते हैं अमेरिका बनने के लिए। पहले अमेरिका जैसा कुछ था नहीं, तो सोचो पूरे 50 के 50 राज्य मिलकर एग्रीमेंट करे तब जाकर अमेरिका बन रहा है। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत अपना आप में भारत है। चाहे महाराष्ट्र कुछ कहे, चाहे उत्तर प्रदेश कुछ कहे, कोई कुछ भी कहे, इंडिया इंडिया ही है। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पर भी तो राज्य है। हाँ राज्य हैं, लेकिन भारत में जो राज्य है ना, वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि बड़े इतना बड़ा देश है, इतने बड़े बड़े राज्य हैं, और इतना बड़ा देश केवल एक व्यक्ति के द्वारा तो डील नहीं किया जा सकता। इतनी विविधताएं हैं, तो क्या किया गया कि इस क्षेत्र को विभाजित कर दिया गया कि प्रशासनिक रूप से कार्य सुगमता से किया जा सके, हो सके, तो प्रशासनिक सहूलियत हो, इसलिए हमने राज्य बनाए, ना कि राज्यों से मिलकर भारत बनाए। समझ में आपको स्टूडेंट्स? राज्यों से मिलकर भारत बनाए इसका मतलब ये होता है कि महाराष्ट्र कभी अलग था, उत्तर प्रदेश अलग था, कर्नाटक अलग था, ये सब एग्रीमेंट करते हैं और बोलते हैं कि हम सब बने रहेंगे, इसलिए हमें भारत बनाते हैं हम मिलकर। ऐसा कुछ नहीं है। भारत था, भारत सही से काम करे, प्रशासनिक सहूलियत, तो इसलिए हमने इसको कुछ कुछ भागों में डिवाइड कर दिया और प्रशासनिक सहूलियत को अपनाया। लेकिन अमेरिका क्या है? अमेरिका अलग अलग राज्य थे, वो मिलकर अमेरिका बनाते हैं, तो इसलिए हमने यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया है। राइट? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब ये है कि भैया कोई फॉर्मल एग्रीमेंट वेग्रीमेंट नहीं हुए स्टेट्स के बीच में। देखिए स्टूडेंट, ये सारी बातें लक्ष्मीकांत में लिखी हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सर ये तो इंग्लिश में ही नोट्स है, हिंदी में नहीं है। ये आपके लक्ष्मीकांत से सीधा उठाए गए हैं। ठीक है? लक्ष्मीकांत पढ़कर उनको मॉडिफाई करके अपनी भाषा में थोड़ा और वन लाइनर के रूप में मैंने रखे हुए हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं जो कि लक्ष्मीकांत से ना लिया गया हो। राइट? तो ये दिखाता है कि भारत जो बना है ना, किसी एग्रीमेंट वेग्रीमेंट के चलते नहीं बना है। और राज्य भारत से कभी अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि राज्य का अपना आप में वजूद कुछ है ही नहीं। वो बने हैं केवल प्रशासनिक सहूलियत के लिए, ना कि किसी ऐसे कि भैया महाराष्ट्र महाराष्ट्र का, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मराठियों का महाराष्ट्र है, कन्नड़ का कर्नाटक, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तमिलनाडु में रह रहा है उसका पूरा भारत है, उत्तर प्रदेश निवासियों को पूरा भारत है। ठीक है? अच्छा, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया गया, हमने फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल ही क्यों नहीं किया? तो देखो ये इसलिए किया गया जिससे, अच्छा देखो क्या होता है कि हम सब अपने आप से सीखते हैं, अपने इतिहास से सीखते हैं। तो भारत ने भी अपने इतिहास से सीखा, भारत ने जाना है, भारत ने समझा कि भाई जिस प्रकार से इन लोगों ने कभी मराठा को अंग्रेजों ने पहले मराठा को हराया, फिर अलग अलग राज्यों को हराया, अलग अलग राजवाड़ों को हराया, तब जाकर उन्होंने पूरा भारत कब्जे में ले लिया। ऐसा फिर से ना हो जाए, इन्होंने इसलिए ऐसा किया कि केंद्र मजबूत रहेगा, जिससे कोई भी बाहरी आक्रमण या फिर कोई भी राज्य अलग ना हो जाए हमसे। तो राज्य को शक्ति दी गई, लेकिन केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई, जिससे एक राष्ट्रीय अखंडता बनी रहे। राइट? प्रोवाइड क्लियर पॉलिटिकल आइडेंटिटी की, राजनीतिक रूप से आपकी पहचान क्या है। आप देखो राजनीतिक रूप से महाराष्ट्र नहीं हो, आप राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश वाले नहीं हो, आप राजनीतिक रूप से केवल भारतीय हो, है ना? और राज्य बने केवल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कि भैया महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं वो थोड़ा अलग प्रकार से काम करते हैं, तो वहां के लोग के अनुसार काम हो, तो चलो उनके अनुसार उनकी सेवाएं कर दी जाए। उत्तर प्रदेश की अलग सेवाएं हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं, उनके मुद्दे अलग हैं, तो इसलिए अलग अलग राज्य बना दिए गए, अलग अलग लोगों को यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया, जिससे यहाँ पर इनके अनुसार, लोगों के अनुसार समस्या का निवारण हो सके। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए ये है कि देखो भारत में हमने देखो लास्ट जो स्टेट आपका बना था 2024 2014 में, तेलंगाना बना था। ठीक है? और देखो सिक्किम बना था, सिक्किम भारत में आया था 1975 में। अब आप बोलोगे सर ये तो आर्टिकल शायद 2 और 3 में आएंगे ना। हाँ देखो 2 और 3 में आएंगे, लेकिन ये इस बात को दर्शाता है कि भारत किससे मिलकर बन रहा है। सिक्किम पहले अलग देश हुआ करता, लेकिन भारत में अभी आ चुका है। जो तीसरी बात थी ना, पहले तो कि राज्यों से मिलकर, केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर और ऐसी क्षेत्रों से मिलकर, ऐसी भूमि से मिलकर जो कि भारत ने एक्वायर की हो, कब्जे में ली हो। तो कब्जे में ही तो लिया था सिक्किम भारत ने, तभी तो जाकर भारत का हिस्सा बना ये। तेलंगाना, तेलंगाना राज्य पहले नहीं था लेकिन बाद में बना, लेकिन अब राज्य है तो भारत का पार्ट है। इस प्रकार से कुछ फैक्ट्स है हमारे पास यहाँ पर, वो क्या है? तो दो स्टेटमेंट हमारे पास अक्सर देखने को मिलती है इंडिया और यूएसए कंपैरिजन में। वो क्या होती है? वही होती है कि यूएसए क्या है? इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टेबल स्टेट। इंडिया क्या है? इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इंडस्ट्रक्टेबल और डिस्ट्रक्टेबल का मतलब क्या हो? डिस्ट्रक्टेबल का होता है जिसको तोड़ा जा सकता हो, और इंडस्ट्रक्टेबल जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है, अगर हम बोल रहे हैं
कि यूएसए इज यूएसए क्या है, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, ये भी फेडरेशन, वो फेडरेशन होगा, संघ होगा ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। का मतलब ये है कि भैया ना यूएसए को तोड़ा जा सकता, ना उसके राज्य को तोड़ा जा सकता। मतलब अगर अब उसके 50 स्टेट्स है ना, और जो उसकी बाउंड्री है उसको कभी आप अलग नहीं कर सकते, ना उसको आप जोड़ सकते हो, ना उसमें से दो राज्य बना सकते हो, कभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन भारत क्या कहता है, भारत कहता है इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन की, भारत का जो संघ है उसको तोड़ नहीं सकता कोई भी, कोई राज्य भारत से अलग हो ही नहीं सकता। लेकिन डिस्ट्रक्टेबल स्टेट मतलब राज्य को तोड़ा जा सकता है। तोड़ने का मतलब ये है जो कि आपका आर्टिकल 3 में दिया गया है कि एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बना दो, दो राज्य को जोड़कर एक राज्य बना दो, एक राज्य से एक भूमि लेकर दूसरे राज्य में जोड़ दो, या फिर दो राज्य से थोड़ी थोड़ी भूमि लेकर एक नया राज्य बना दो। ये सब पंचायतें हो सकती है, क्योंकि भारत में जो राज्य बने प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बने हैं, राइट। इसलिए भारत को हम क्वाजी फेडरल भी कह लेते हैं, अर्ध संघीय, कि वह संघीय व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, कि राज्य को शक्तियां हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं है, केंद्र के पास शक्ति ज्यादा है, इसलिए अर्ध संघीय व्यवस्थाई भारत को कहा जाता है। इसको हमने कनाडा से उठाया था, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो आपको आर्टिकल 1 पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि भाई क्या पंचायत में चल रही है, कि भारत इंडिया देश भारतशाली यूनियन ऑफ स्टेट, कि राज्यों का संघ है जिसमें प्रांत आ जाते हैं, आपके केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं, और ऐसी भूमि, ऐसा क्षेत्र आ जाता है जो कि भारत ने कभी ना कभी आगे जाकर वो एक्वायर करेगा। अब आपका आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 है। अक्सर हमें आर्टिकल 2 और 3 में कंफ्यूजन हो जाती है, और आर्टिकल 4 तो समझ में ही नहीं आता। लगता है कि भैया आर्टिकल 4 का सेंस क्या है, इसका होने का मतलब ही क्या है, लेकिन मतलब है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है संविधान में इसका मतलब ना हो। वो बात रहे कि हम लोग उसका मतलब खो देते हैं अपने स्वार्थ के चलते, अपने राजनीतिक हितों के चलते। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कि किसी नए स्टेट, नया राज्य बनाना या फिर उसको भारत में लाना। आर्टिकल 2 आपका ये कहता है। और देखो इसी के साथ मैं आपको आर्टिकल 3 के बारे में बता देता हूं। आर्टिकल 3 आपको ये कहता है कि भैया भारत में जो राज्य पहले से ही हैं उनको फेर बदल करके भारत उनमें से नए राज्य बना सकता है ना, अलग अलग चीजें कर सकता है। आर्टिकल 2 में होता है कि जो भारत का हिस्सा नहीं है उसके बारे में बातें हो रही है। आर्टिकल 3 कहता है जो भारत का हिस्सा पहले से ही है उनके बारे में बातें हो रही है। समझ में स्टूडेंट्स, मान लीजिए पाकिस्तान है, अभी पाकिस्तान अभी भारत का हिस्सा नहीं है, तो आर्टिकल 2 में अगर पाकिस्तान को लेंगे ना तो आर्टिकल 2 के तहत लिया जाएगा। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश को दो भागों में डिवाइड कर दे, एक हरित प्रदेश जो कि आपका मेरठ तक आता है, काफी बार डिमांड होती है इसकी, और दूसरा आपका ईस्ट उत्तर प्रदेश को डिवाइड कर दे, तो आपका आर्टिकल 3 के तहत ही होगा। समझ में आया, आर्टिकल 2 जो कि आपका भारत में जो क्षेत्र नहीं है उसके बारे में बातें कर रहा है। आर्टिकल 3 कह रहा है कि जो भारत में क्षेत्र पहले से ही है उसको फेरबदल करना है। तो देख लेते हैं आर्टिकल 2 क्या है। आर्टिकल 2 कहते हैं एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अब देखो दोनों शब्द का बहुत सुंदर मतलब है, राइट। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक्सटर्नल टेरिटरी से डील करने के लिए बनाया गया भैया, भारत के अंदर जो पहले से क्षेत्र है उससे नहीं, जो भारत के बाहर क्षेत्र है, उस समय कब्जाना हुआ किसी भी रूप में, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल 2 आपका दिया गया है, जो कि भारत का कभी पार्ट था नहीं, भारत का ओरिजिनली पार्ट नहीं है, किसी दूसरे देश का पार्ट है, लेकिन हमने एक्वायर कर लिया है। अब आप बोलोगे सर एक्वायर कर लिया, एक्वायर कैसे कर लेगा वो। तो देखो एक्वायर हो जाने का अक्सर तरीके होते हैं। एक तो ये कि युद्ध हो गया हो, भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया और पाकिस्तान का भारत ने पाकिस्तान का पंजाब ले लिया, पाकिस्तान में पंजाब, इस बात का ध्यान रखिएगा। या फिर से आपने धुरंधर 2 देखी है तो लियारी वाला एरिया भारत ने कब्जा लिया, तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि पंजाब में जो बलूचिस्तान की मूवमेंट चल रही है, बलूचिस्तान अलग होना है, और भारत ने क्या किया उसको अलग करके अपना में मिला लिया, ये भी एक तरीका है। तीसरा तरीका ये कि कुछ सिक्किम के साथ हुआ, सिक्किम के साथ क्या हुआ कि भैया वहां पर वहां के मंत्रियों से, प्रधानमंत्रियों से बोला गया कि देखो आप भारत में मिल जाओ, आपको फायदा रहेगा, वरना चाइना आपको खा जाएगा, चाइना या फिर अमेरिका आपको खा जाएगा। तो वहां पर वोटिंग वगैरह करवा दी और भारत में मिल गया वो। काफी सारे तरीके हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब अलग अलग तरीके से अगर हम किसी भी क्षेत्र को हड़पा रहे हैं फिर ले रहे हैं जो कि हमारा क्षेत्र पहले से नहीं है, वो आपका आर्टिकल 2 के तहत होगा। अब इसमें दो चीजें आती है मुख्य रूप से, दो चीजें क्या है, जैसे क्लोज वाइज एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कहता है कि पार्लियामेंट को शक्ति दी जाती है किसके रिगार्डिंग। पहला ये है कि एडमिट अ न्यू स्टेट इनटू यूनियन, कि भारत में कोई नया राज्य लेकर आना। दूसरा स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कि नए राज्य की स्थापना करना। अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज जाएंगे, भैया सर इसका मतलब क्या है, मतलब ये क्या एडमिशन, एडमिट, एस्टेब्लिशमेंट, इसका मतलब क्या हुआ। तो दो मतलब है इसके। पहला है एडमिट अ न्यू स्टेट, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए पाकिस्तान है ये, है ना। अब देखो पाकिस्तान में मान लीजिए चार राज्य हैं, एक आपका पंजाब हो गया, एक बलूचिस्तान हो गया, एक
दो और राज्य इसके हो गए, ठीक है। अब भारत ने क्या किया, भारत ने पंजाब निकाल लिया, भारत ने पंजाब ले लिया पाकिस्तान का। तो अब इसका इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि पहले से एक पाकिस्तान में पंजाब नाम का राज्य हुआ करता था, जो कि भारत ने पूरा हड़पा लिया। जो इस बात को बताते हैं पंजाब पहले से था, भारत ने उसको ले लिया, ये है एडमिट करना। नया राज्य हमने ले लिया पंजाब, कहां से, पाकिस्तान से, आगे नया राज्य। लेकिन मानकर चलो कि अगर युद्ध हुआ और इतना ही आधा ही एरिया इंडिया कब्जा पाया यहां से, और ये आधा ही एरिया भारत ने अपने में मिला लिया, तो अब ये आधा एरिया अपने आप में तो कुछ भी नहीं था, पंजाब भी नहीं है पूरा, पंजाब का आधा एरिया है। तो अब जब आप इसको अपनाओगे ना, तो आप इसको नया नाम दोगे, नया राज्य बनाओगे इसको आप, है ना, क्योंकि राज्य पहले से था ही नहीं है, भूमि कोई राज्य था ही नहीं, ये तो एक राज्य की आधी भूमि थी, आपने इसको ले लिया। अब आपको इसको नाम देना पड़ेगा, आपको इसको राज्य बनाना पड़ेगा, पहले राज्य नहीं था। तो इसमें आएगा स्टैब्लिशमेंट, कि नए राज्य की आपने स्थापना करी, क्योंकि पहले से नहीं था लेकिन इसमें पहले में है। तो दो बातें कहते हैं कि ऐसा राज्य जो कि पहले से है, भारत ने हड़पा लिया हो, या फिर ऐसी भूमि जो कि कभी राज्य थी नहीं, कोई प्रदेश वगैरह नहीं है, हमने उसको हड़पाया, अब हमने उसको प्रदेश का नाम दे दिया। समझ लो, तो दोनों टेरिटरी हम हड़पा सकते हैं। हाँ, कंडीशन क्या होगी, ये सारी बातें पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। की फीचर्स, भैया पार्लियामेंट के पास इसके रिगार्डिंग पूरी शक्ति है, कोई सीमाएं वगैरह नहीं है कि भैया नहीं संविधान रोकता है, ये मत करो वो मत करो, कुछ भी नहीं है। बस राजनीति अलाउ करे, कि राजनीतिक रूप से हमारा हमारा उस पर दबदबा है, और जो वैदिक प्रक्रिया है वो अलाउ करे। ये दोनों होंगी तो हम कोई भी क्षेत्र को ले सकते हैं। कोई मैंडेटरी, नो मैंडेटरी कंसल्टेशन रिक्वायर, कोई कंसल्टेशन वगैरह किसी कुछ खास हमें करनी नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि भैया कोई नया, नई भूमि, नया 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 क्षेत्र अगर भारत में मिलना चाहते हैं, अगर हम मिलाना चाहते हैं, उसको मिला सके। ऐसा ना हो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने बस भारत बना दिया, भारत ना बढ़ेगा ना रुकेगा, कुछ भी नहीं है। भारत बढ़ेगा भी और भारत आगे चलता भी जाएगा। भारत को अगर अपना अखंड भारत बनना पड़ेगा तब भी वो बन सकता है, भारत को अगर क्षेत्र कब्जाना होगा तब भी वो कब्जा सकता है, जैसा हमने किया भी है। और ये जो सारी देन है ना, अब आपको समझ में आ गया हो किसका दिमाग पीछे चल रहा है। ऑब्वियसली दिमाग चल रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो जिस प्रकार से उन्होंने लगभग लगभग कितनी रियासतें थी, टू, ये 549 रियासतों को मिलाया भारत में, उसी प्रकार से उनका विजन था कि अगर आगे भी कोई मिलना चाहे तो उसको मिला लेंगे हम। राइट स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल सिक्किम बना। अब देखो सिक्किम जो भारत में आया ना आपका, सिक्किम आया आर्टिकल 2 के तहत। आप जानते हो दो अमेंडमेंट हुए थे, 35 और 36 ऐसे हुए थे ना। तो पहला अमेंडमेंट हुआ था जो कि आपका सिक्किम को भारत में ला रहा है, फिर उसको राज्य बनाने का, तो आपका आर्टिकल 2 के तहत ही होता 1975 में। इसमें कोई डायरेक्टली अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होती इसमें, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो हम चेंजेस करेंगे ना, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाता, ठीक है। जैसे आपका आर्टिकल 4 आएगा, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी, है ना। और मैं आगे इसमें आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा आगे चीजें। सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है, इशू क्या है, भैया संविधान में बस ये दो आर्टिकल आपके दे दिए, फिर एक ही आर्टिकल दिया है कि भारत के बाहर से किसी को लेना है तो कैसे ले जाएगा। इसके अलावा कुछ क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि पूरा रूल सेट हमने बनाया कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, कुछ नहीं। अगर राजनीति मान रही है और विधि मान रही है तो भैया उठा लो किसी को भी, ये केवल राजनीतिक इच्छा पर निर्भर करता है पूरी तरह से। अब देखो आपका आर्टिकल 3 आता है, ये कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम्स। स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े इससे पहले आप मुझको जल्दी से तीनों स्टूडेंट बता दीजिए, क्या आप सभी लक्ष्मीकांत लेकर बैठे हुए हो, क्या आप उसमें चीजें मार्क कर रहे हो, ऐड कर रहे हो चीजें। अगर कर रहे हो तो मुझको बताइए कि हाँ सर हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो तो बताइए कि सर नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम। यहां पर ये है कि जो एरिया भारत में पहले से ही है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। जैसे यहाँ पर लिखा एम्पावर्स पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और अल्टर एरिया बाउंड्री नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। जो राज्य पहले से ही भारत में है, जो क्षेत्र पहले से ही भारत में है, उसके साथ छेड़छाड़ी करनी यहाँ पर हम कर सकते हैं कि उसमें से नया राज्य बना दिया, क्षेत्र बदल दिया, बाउंड्री बदल दी, नाम बदल दिया, सब चीजें आपके आर्टिकल 3 के तहत हो सकती है। तो पांच चीजें कौन कौन सी, कि पार्लियामेंट नया राज्य बना सकती है, एक राज्य का एरिया बढ़ा सकती है, एक राज्य का एरिया घटा सकती है, उनकी बाउंड्रीज बदल सकती है और उनका नाम बदल सकती है। पांच चीजें यहां पर दी गई हैं, ठीक है। अब ये होगा कैसे, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि भैया मान लीजिए एक राज्य यहां पर है, इसका हमने आधा एरिया हटाया और इसको बना दिया नया राज्य। या फिर दो राज्य थे हमारे पास, इसमें से आधा एरिया इसमें से लिया, आधा एरिया इसमें से लिया, और एक नया राज्य इसमें से बना दिया।
या फिर एक राज्य है और एक राज्य ये रहा तो इसका एरिया निकालकर इसमें मिला दिया, ये बन गया। या फिर दो राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना दिया। तो बहुत सारी तरीके हैं जिस प्रकार से हम नया राज्य बना सकते हैं भारत के अंदर ही, और नया राज्य बना सकते हैं, फिर दो राज्यों को मिलाकर, मतलब ऑब्वियसली फिर नया राज्य बनेगा, ऑफिस से नाम बदल सकते हैं, सारी चीजें पंचायत हम कर सकते हैं। हाँ, इसमें होगा क्या, इसमें बस चीजें ये कि पहले प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से बातें शुरू होंगी, कि प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा और पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस होगा। देन प्रेसिडेंट जो होगा ना वो बिल देगा स्टेट लेजिस्लेचर को, जो स्टेट इससे इन्वॉल्व होगा। मान लीजिए अगर मध्य प्रदेश जब अलग हुआ, मध्य प्रदेश को तोड़ तोड़कर आपका तेलंगाना बनाया गया, तो मध्य प्रदेश में बिल भेजा गया। अब क्या होता है कि उनको थोड़ा टाइम दे दिया गया, चलो 14-15 दिन की आप इसको कंसिडर कर लीजिए, आप कुछ कहना चाहो तो बता दीजिए, नहीं कहना चाहो तो बता दीजिए। अब वो कहे या ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है कि वो जो कहेंगे वो सुनेंगे, बस वो है कि उन्हें कंसिडरेशन में आए, उनको पता लगे कि भैया हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, और उन्हें कोई विचार विमर्श हो कर सके हमारे सामने। फिर उसके आगे क्या होगा, पार्लियामेंट इस बिल को पास कर देगी सिंपल मेजोरिटी से। अब देखो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो चीजें हो रही होगी ना, वो केवल सिंपल मेजोरिटी से काम चल रहा होगा उसका। उसके लिए हमें आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेट की कंसेंट बिल्कुल बाइंडिंग नहीं होगी, कि भैया राज्य अगर ना माना तो भैया कुछ भी नहीं होगा। भाई राज्य माने या ना माने कुछ भी नहीं है, पार्लियामेंट चाहेगी तो हो जाएगा। पर्पस क्या है इसका, पर्पस ये है कि नेशनल यूनिटी को बढ़ाकर रखना और प्रमोट करना। कैसे, कि जब पूरी क्षेत्र कैसे बटेगा कैसे नहीं बटेगा इसकी पूरी जिम्मेदारी एक यूनियन के पास होगी, तो भैया किसी प्रकार से वो कोई चेंज कर सकता है ना। उसको राज्य की सुनने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य को सुनो, राज्य ना माने तो रुके रहो, कुछ ऐसी आवश्यकता नहीं है। यूनियन को जो सही लगेगा होगा वही, और एडजस्ट कर सकता है यूनियन बाउंड्री अपने हिसाब से, प्रशासनिक सुविधाओं के अनुसार से, प्रशासनिक कार्यकारी के अनुसार से, कि भैया प्रशासनिक रूप से सब चीज सही चलती रहे, इसलिए काम किया जा सकता है। और एड्रेस रीजनल डिमांड्स, जैसे आप देखते हो स्टूडेंट्स, वेस्ट बंगाल में भी क्या चल रहा है, अलग ही देखने को, अलग ही पता लगता है कि वेस्ट बंगाल में किस प्रकार से गैर राष्ट्रीय गतिविधियां होती रहती है ना, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती रहती है। अब ऐसे में अगर ममता बनर्जी जो कि राज्य की अध्यक्ष थी अब तक, अब तो बीजेपी जीत चुकी है, उनको शक्ति दे दी गई भैया आप कुछ भी करो अपने राज्य के रिगार्डिंग, तो ये तो कुछ भी कर बैठेगी, है ना, भारत से अलग कर देगी वेस्ट बंगाल को। तो इसलिए केंद्र के पास शक्ति ज्यादा दी गई है। आप अक्सर सुनते हो कि नो, ये साउथ की जो स्टेट्स है वो हमेशा डिमांड करते हैं भैया अलग करो, हमें अलग करो। अब सोचो अगर इनको शक्ति दे दी गई तो भैया तो अलग होकर बैठ जाएंगे, भारत जैसा कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए ये प्रावधान केंद्र के पास रखे गए कि केंद्र के पास पूरी पूरी शक्ति है इनके रिगार्डिंग। एग्जाम्पल देखो, तेलंगाना बन गया, यूनियन को अच्छा लगा, बन गया, सीधी सी बात है। 2000 में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ बन गया था। ये भी सब यूनियन की इच्छाएं हैं, जो इस बात को दर्शाती है कि भारत में जो राज्य है ना वो इनडिस्ट्रक्टेबल नहीं है, उनको ऐसा नहीं कि उनको तोड़ा जा सकता, उनको तोड़ा जा सकता है, बस पार्लियामेंट की इच्छाएं हो, है ना। और ये आपके एक प्रकार से एकल एकल पक्षपात, एकल जो हमारी चीजें हैं, यूनिटरी चीजें हैं, कि भैया केंद्र के तरफ झुकाव ज्यादा है, उसको भी दर्शाती है। अब आपका आर्टिकल 4 यहां पर आ जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने पीछे कुछ देखा था, हमने देखा था कि सिक्किम को जब लाया गया तो आर्टिकल, सिक्किम को जब लाया गया तो 35th और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए। लेकिन अभी तो हमने देखा कि भैया जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में होगा उसको आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। ये थोड़ा आपको कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा कि विरोधाभासी बातें हैं? एक तो हम बोल रहे भैया संविधान संशोधन नहीं होगा वो, और दूसरा हमने संविधान संशोधन करके सिक्किम को लाया भी है। तो ये चीजें क्या है, क्या कोई बता सकता है स्टूडेंट्स मुझको? अगर कोई बता सकता है तो जल्दी से मुझको बताइए कमेंट सेक्शन में। हम देखते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है कि भैया आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो आप गतिविधियां करोगे ना, उसके रिगार्डिंग जो हमें एडजस्टमेंट करनी है, वो सारी एडजस्टमेंट आर्टिकल 4 करके देगा आपको सारी चीजें। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, अलाउ पार्लियामेंट टू मेक सप्लीमेंट्री इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन वाइल रीऑर्गेनाइजिंग स्टेट्स, कि भैया राज्य हमने बना तो दिए, नया राज्य हम लेकर आ तो गए, लेकिन उसके रिगार्डिंग नए नए क्या प्रावधान होंगे, क्या क्या नई नई बातें होंगी, किन बातों को ध्यान रखा जाएगा, क्या क्या नए कानून हमको लाने पड़ेंगे, सारी बातें आर्टिकल 4 देखेगा, आर्टिकल 2 3 नहीं देखेगा, आर्टिकल 4 देखेगा ये सारी बातें। अब इसका सिद्धांत मूल रूप से यही है कि भैया आर्टिकल 2 और 3 में हमने जो किया ना वो स्मूथली पूरा काम हो जाए हमारा। जैसे होता है ना कि भैया कि ठीक है हमने क्या किया, हमने युद्ध जीत लिया, या फिर हमने कुछ काम कर लिया, अब जो पीछे जो समेटने वाली बातें हैं, जो चीजें साफ सफाई करने वाली बातें वो कोई और करेगा। तो साफ सफाई करने वाली बातें काम आर्टिकल 4 का है। एंश्योर स्मूथ एंड कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ अंडर
आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के अंदर जो आपने इधर उधर की जो गतिविधियां की हैं उनको अब स्मूथली लागू करवाया जाए, अलग अलग कामों के द्वारा, अलग अलग कानूनों के द्वारा। अब कैसे? तो याद कीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपका शेड्यूल 1 जो कि राज्य कितने हैं, उनके नाम क्या है, यूनियन टेरिटरीज कितने, उनके नाम क्या है, उनका वर्णन उसमें दिया गया है। शेड्यूल 4 जिसमें कहा गया है राज्यसभा की सीट्स के बारे में कहा गया है, या फिर जब लोकसभा की सीट के बारे में बात आती है, तो अब जो नया देश, सॉरी नया प्रदेश बना है, फिर नया नया क्षेत्र भारत ने कब्जाया है, उसमें कितने नेता निकल कर आएंगे, किस राज्य में हो जाएगा, क्या कानून होंगे, कितनी सीट वहां से निकलेगी, फर्स्ट शेड्यूल में डाला है नहीं डाला उसका नाम, फोर्थ शेड्यूल में बदलाव हुए नहीं हुए, वो सारी चीजें कौन करके देगा? आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 तो कुछ भी नहीं कहता इसके बारे में, तो आर्टिकल 4 ही करेगा वो सारी गतिविधियां। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अप्लाइड टू लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3। आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो कानून बनेंगे उसको अप्लाई करने का काम आर्टिकल 4 का होगा। सारी नेसेसरी एडजस्टमेंट करना, कि नया कानून बनाओ, नया राज्य का नाम ऐड करो, यहाँ ऐड करो, वहां ऐड करो, उस फाइल में ऐड करो, सारी पंचायत आर्टिकल 4 करके आपको देगा। जैसे यहाँ पर दोनों चीजें लिखी हुई है, पहले क्या लिखी हुई है कि आपका फर्स्ट शेड्यूल मॉडिफाई होगा, क्योंकि देखो आपने मान लीजिए जब सिक्किम लिया, अब देखो सिक्किम नया राज्य आपने बना दिया, लेकिन फर्स्ट शेड्यूल में अगर उसका नाम नहीं है, तो भारत ऑफिशियली कैसे बोल सकता है कि भैया हमारा है ये? तो भारत ने अमेंडमेंट जो किया, वो आर्ट का आर्ट शेड्यूल फर्स्ट और 4 में किया। फर्स्ट में वही कि यूनियन टेरिटरीज के नाम, स्टेट्स के नाम लिखे, तो उसमें सिक्किम का जुड़वाया, सिक्किम का नाम जुड़वाया। फिर कुछ चेंजेस किए गए आपका इस शेड्यूल 4 में। ठीक है, जैसे यहाँ पर दोनों बात लिखी हुई कि फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है, फोर्थ शेड्यूल में जो राज्यसभा की सीट्स है उनका नाम बदला गया। और दूसरा इसका प्रावधान ये कहता है, आर्टिकल 4 क्लोज 2 कहता है कि जो चीजें हम इसके अंदर बदलेंगे ना, वो आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाएगी। अब देखो यहाँ पर ये बोल दिया गया हमको कि भैया आर्टिकल 368 के तहत वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, ये तो बोला ही गया हमको। दूसरा हमको ये बोल दिया गया कि भैया आपका सिक्किम जुड़ता है आपका 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो ये क्या चल रहा है, ये किस प्रकार का दोगलापन है? तो ये दोगलापन नहीं है, ये कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स की आर्टिकल 368 में दो प्रकार के संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं दी गई हैं। विशेष प्रावधान दिया गया है, विशेष प्रावधान प्लस राज्यों की सहमति के बारे में बोला गया है, लेकिन सिंपल मेजोरिटी से भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके हो सकते हैं। बस वही सिंपल मेजोरिटी की बातें यहां पर हुई हैं सिक्किम के लिए। सिक्किम के लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं थी, नॉर्मल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से हमने उसको अमेंड करके अपने में ले लिया। लेकिन आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट की प्रक्रिया लिखी हुई है स्पेशल वाली है, राइट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंपल मेजोरिटी काफी है, इसलिए हमने 36 और 35 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए थे वो सारे आपके सिंपल मेजोरिटी से किए थे, राइट। यहां तक चीजें क्लियर है स्टूडेंट्स आपको?